नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए, बुद्धि के सिद्धांत तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन उन सभी सिद्धांतों में से जिसमें से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो एकमात्र हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। और अगर आप देखेंगे कोई भी एग्जाम हो, सी टेट, डी एस एस बी, के वी एस, यू पी टेट, बी पी एस सी, सब में आपको एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांते, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। क्योंकि इसमें क्या है, इन्होंने मुख्य रूप से 8 प्रकार की बुद्धि बताई है और सभी की अपनी विशेषताएं हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो में मैं आपको उन सभी 8 प्रकार की बुद्धियों को अच्छे से समझा सकूं। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है ये बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। और इसी के लिए मैं क्या करूँगा कि आपको इस लेक्चर का फ्री पीडीएफ भी दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिससे कि क्या है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर मान के चले आपको दोबारा से देखना पड़े तो वीडियो मत देखिए, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उसी से आप रिवीजन कर लीजिए। आपको आपका काफ़ी समय बचेगा और वीडियो देखने के बाद भी आप रिवीजन करेंगे तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। साथ के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा, जिससे कि क्या हो कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना वो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की। कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए और एक से दो नंबर का प्रश्न सीधे सीधे यहीं से पूछा जाता है। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1983 में सबसे पहली बार हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें 7 प्रकार की बुद्धि का प्रस्ताव दिया था। तो जो मूल रूप से इनका सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसमें तो उन्होंने 7 प्रकार की ही बुद्धि बताई थी, ठीक है। लेकिन 1995 में उन्होंने बुद्धि का 8वां प्रकार जोड़ा, जिसे प्राकृतिक बुद्धि या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं। तो अभी के हिसाब से देखिए, वर्तमान में तो 8 प्रकार की बुद्धि जो है वो बताई गई है। अब इसके अतिरिक्त याद रखिए, इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने 9वें प्रकार, जिसको कि अस्तित्ववादी बुद्धि या एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, इसका सुझाव दिया। लेकिन गार्डनर ने इसे औपचारिक रूप से शामिल नहीं किया। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी कहीं और पढ़ेंगे ना तो कई जगह आपको 7 प्रकार की बुद्धि मिलेगी, कई जगह 8 मिलेगी, कई जगह 9 मिलेगी। तो ऐसे में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप सोचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1983 से, जब पहली बार हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी जो बुक है द फ्रेम ये है द फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इस बुक में इन्होंने सबसे पहली बार जो बुद्धि दी थी वो 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। और उसके बाद 1995 में इन्होंने क्या किया कि एक बुद्धि नेचुरलिस्टिक बुद्धि जोड़ करके 8 प्रकार की बुद्धि बना दी। कुछ लोगों ने कहा कि भाई एक एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी होती है, लेकिन गार्डनर ने उसको औपचारिक रूप से अपनी थ्योरी में शामिल नहीं किया। इसलिए कई बार क्या है कि कई जगह आपको 9 प्रकार की बुद्धि भी दिखेगी, जिसमें कि जो 9वीं बुद्धि होगी वो अस्तित्ववादी बुद्धि होगी, ठीक है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने ऑफिशियली इस पर कुछ नहीं कहा। अब एग्जाम में अगर आपको ये सारी चीज़ें दिख जाए कि भाई मान के चलिए प्रश्न पूछा जाए कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है उसमें कितने प्रकार की बुद्धि की बात की गई है, और ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से आपको दिखे कि 7 भी लिखा है, 8 भी लिखा है, 9 भी लिखा है, तो आप किसको टिक करेंगे? ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। एनसीईआरटी के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो आप इसको टिक करेंगे 8 को, कि 8 प्रकार की बुद्धि है। और इस वीडियो में भी हम यही 8 प्रकार की बुद्धि पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली जो बुद्धि इन्होंने बताई थी वो कहलाती है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। देखिए, वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा। देखिए, आप और हम अभी तक क्या समझते आए हैं बुद्धि का मतलब, कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज है गणित समझने में या बहुत ज़्यादा तेज है विज्ञान को समझने में, अक्सर हम ऐसे लोगों को बुद्धिमान समझते हैं। जो लोग बीटेक करते हैं या जो लोग एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, है ना, जो आईटी सेक्टर में जाते हैं, उनको हम इंटेलिजेंट समझते हैं। ये हमारे समाज में सामान्य रूप से इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन जब आप इनकी थ्योरी पढ़ेंगे ना हार्वर्ड गार्डनर की, तब आपको समझ में आएगा कि
ये कितना विपरीत है और बिल्कुल सही भी है इनकी थ्योरी। और जब आप क्लासरूम में जाएंगे ना, तो आपको ये थ्योरी बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि वहाँ पे आपको बच्चे अलग अलग क्षमताओं वाले मिलेंगे, अलग अलग योग्यताओं वाले मिलेंगे। और आप यकीन मानिए, इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक समझ पैदा हो जाएगी कि ये बच्चा अगर मैथ्स में तेज नहीं है, तो यार ये बच्चा मुझे स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ें आप में पैदा हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद और इस थ्योरी को समझने के बाद। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और सबसे पहले बात करूँगा शाब्दिक भाषाई बुद्धि की। इंग्लिश में भी थोड़ा सा याद कर ले तो आपके लिए बेहतर होगा। ऑप्शन कई बार जब दिखते हैं ना एग्जाम में, तो हिंदी में कुछ और बन जाता है शब्द, लेकिन इंग्लिश वाला शब्द वही रहता है। तो इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों समझेंगे। इंग्लिश में कहते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब ये क्या होता है, आप नाम से ही समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों में भाषा और शब्दों की समझ बहुत अच्छी होती है, उन शब्दों और भाषाओं के साथ काम करने की क्षमता बहुत बेहतर होती है, ऐसे लोगों में शाब्दिक भाषाई बुद्धि अधिक पाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लेखक होते हैं, जब वो कोई कहानी लिखते हैं या कोई कवि जब कविताएं लिखता है, तो इस प्रकार से लिखते हैं कि लोगों की जुबान पर आ जाते हैं। कहानियां इस प्रकार से लिखते हैं कि पढ़ने वाला व्यक्ति उन कहानियों में खो जाता है और पढ़ते पढ़ते उनको अपने कल्पना में ले लेता है कि भाई सब कुछ वास्तविक रूप से हो रहा है। तो ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि जिसने वो कहानी लिखी है, जिसने वो कविता लिखी, उसकी भाषा और शब्दों पर इतनी अच्छी पकड़ थी कि पढ़ने वाले व्यक्ति को ये लगा, वो मंत्रमुग्ध हो गया। तो ऐसा होता है। इसी प्रकार से वक्ता जो बहुत अच्छा बोल पाते हैं, हर अच्छा बोल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, उसके लिए काफ़ी अभ्यास की जरूरत होती है, और साथ के साथ शाब्दिक भाषाई बुद्धि भी होना अति आवश्यक है। इसके अलावा जो पत्रकार होते हैं, पत्रकार देखिए, जब भी वो न्यूज़ पढ़ते हैं तो इस प्रकार से न्यूज़ बोलेंगे, इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, भाषा इस प्रकार से रखेंगे कि आम आदमी भी बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनने लग जाता है। तो ये उनकी एक खास बुद्धि होती है जिसको हम बोलते हैं शाब्दिक भाषाई बुद्धि। तो एग्जाम्पल में आप इनका नाम याद रख सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। जब भी भाषाई बुद्धि की बात हो तो इनका नाम याद कर लीजिएगा, उससे आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़े कवि रहे हैं, तो उससे आप समझ जाएंगे कि भाई भाषा और शब्दों की जिन पे अच्छी पकड़ होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब जिन लोगों में ये बुद्धि होती है, ध्यान रखिएगा, अक्सर इनमें उनमें तार्किक योग्यता मतलब लॉजिकली सोच पाना, कोई भी समस्याएं हैं उसके कई हल ढूंढ पाना, ठीक है, अलग अलग तरीके से लॉजिक लगा पाना। इसके अलावा गणितीय गणना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर पाना, ये वाली क्षमता अधिक होती है। बहुत लोग नहीं कर पाते, कई लोग कर लेते हैं। और जिनमें ये बुद्धि अधिक होती है, अक्सर ऐसे लोग वैज्ञानिक बनते हैं या फिर गणितज्ञ बनते हैं। जैसे कि श्रीनिवास रामानुजन, जो कि बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, उनकी बहुत ही कम आयु में मृत्यु हो गई थी। अन्यथा अगर वो लंबे समय तक जी जाते तो मुझे लगता है कि गणित एक अलग ही रूप में हमें नजर आता। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि इनके पास तार्किक गणितीय बुद्धि बहुत ज़्यादा थी। इसी प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि अभी तक के बहुत महान वैज्ञानिक माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी जो बहुत सारी लॉज दे दिया आइंस्टीन के, तो ये सब क्या है? ये सब इसी वजह से, क्योंकि तार्किक गणितीय बुद्धि इनमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है शारीरिक गतिज बुद्धि, यानी कि बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब जिन लोगों में ये बुद्धि ज़्यादा होती, अक्सर ये लोग अपने शरीर पर बहुत ही बेहतर नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं। इसके अलावा हाथ और आंख, इनका समन्वय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गतिज का मतलब ही यही है, मोटर बोलते हैं जिसको, या काइनेस्थेटिक बोल लीजिए, कि आंख और हाथ की का जो कंट्रोल है ना, बहुत अच्छा है। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, या तो ये खिलाड़ी बनते हैं या फिर ये नर्तक या डांसर, जो डांस करते हैं वो बन पाते हैं। क्योंकि देखिए, जब डांस करते हैं ना, तो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, पैर हाथ सब एक साथ चल रहे होते हैं, सबको कोऑर्डिनेट कर पाना बहुत आसान काम नहीं होता। इसी प्रकार से खिलाड़ी जब कोई भी खेल खेलता है, तो आवश्यक है कि उसके अपने शरीर पर नियंत्रण बहुत अच्छा हो। तो ऐसे लोग जिनका शारीरिक गतिज बुद्धि अधिक होती है, ऐसे लोग खिलाड़ी और डांसर, नर्तक बनते हैं आगे जा कर के। चलिए, इसमें आप नाम याद रख लीजिएगा, माइकल जैक्सन, जो कि अभी तक के बहुत बड़े डांसर रह चुके हैं। इसके अलावा मिल्खा सिंह, हमारे भारत के बहुत बड़े एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इन दोनों का ही नाम आप याद रख सकते हैं उदाहरण के रूप में। आगे बढ़ते हैं, संगीतमय बुद्धि, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब देखिए, गाना गाना और सुनना हम सभी को पसंद होता है, लेकिन गाना बना पाना, कि हम भाई क्या खुद से गाना क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया लिख दिया हमने गाना, हम सब नहीं कर सकते। मतलब हम सब का मतलब, कुछ लोग तो कर पाते होंगे जिनमें संगीतमय बुद्धि बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इन जनरल कह रहा हूँ कि हम सब नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सब में नहीं होता। देखिए, गाना सुनना और गाना याद कर लेना,
ठीक है, या गाना गुनगुनाना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बाथरूम में नहाते नहाते गाना गा रहे हैं, वो वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है कि आप संगीत को बना पाते हैं, पहचान है आपको संगीत की, ठीक है, कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं, उसकी सराहना करने की क्षमता आप में है। तो ऐसे लोगों में जो ये चीज़ें होती हैं उनमें संगीत में बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे लोग आगे जाके संगीतकार या गायक बनते हैं। जैसे लता मंगेशकर इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, जिनमें संगीत में बुद्धि काफ़ी थी और इस वजह से वो एक नए मुकाम पर पहुंच पाई। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर व्यक्तिक बुद्धि, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब ध्यान से समझिए, जिन लोगों में ये बुद्धि ज़्यादा होती है, अक्सर ये लोग अन्य लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ अंतःक्रिया करने की क्षमता हो गई, उनकी भावनाओं, इरादों, ज़रूरतों को समझने की क्षमता इनमें ज़्यादा होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए नेता। अब नेता में भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे जो मिला है वो है महात्मा गांधी जी का। आप देखिए, आप भारत का इतिहास पढ़िए और उसमें देखिए कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, लगभग भारत जो देश है वो 200 सालों तक गुलाम रहा, और उसमें से अगर आप देखें तो मुख्य रूप से जो हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी होगी वो मुश्किल से 100 साल हमने लड़ी होगी। और उसमें भी आप देखिए शुरुआत के जो 50 वर्ष थे उसमें हमारे जो भारत के लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ तो रहे थे, लेकिन उनको कुछ खास सफलता नहीं मिल पा रही थी। लोग एकजुट नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सबको जोड़ सके। लेकिन जब महात्मा गांधी भारत आते हैं, जितना मुझे ध्यान है शायद 1915 में आए थे, और उसके बाद उन्होंने आकर के पहले भारत की यात्रा की और उसके बाद खूब सारे आंदोलन शुरू किए। लेकिन उनके आते ही आपने देखा होगा कि आंदोलन का एक नया ही रूप ले लिया, और उनकी एक बात पे, एक आह्वान पे पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसे नेता थे उस समय के जो कि लोगों की ज़रूरतों को समझते थे, उनकी भावनाओं को समझते थे। उन्हें पता था कि भाई जो हमारा देश है वो काफ़ी गरीब है, और ये लोग, हम अगर अंग्रेज़ों को भगाना चाहते हैं तो हम कैसे सब लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये बुद्धि, ये क्षमता हर एक व्यक्ति में नहीं होती है। ये मुख्य रूप से हमें नेताओं में देखने को मिलती है। आज के समय में, वर्तमान में अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। क्योंकि देखिए आज के समय उनमें उनकी लोकप्रियता देखिए कितनी अच्छी है, प्रत्येक व्यक्ति उनको पसंद करता है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि राजनीतिक मतभेद होने के कारण कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, जो कि आम लोगों से जुड़ पाते हैं, जन जन से जुड़ पाते हैं। क्यों जुड़ पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि भाई एक आम व्यक्ति जिसमें जो नेता नहीं है उसमें नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, उनमें भी हो सकती है। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है, इसमें हम जो ये 7 प्रकार 8 प्रकार की थ्योरी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति में केवल एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी। एक व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धि हो सकती है, लेकिन कौन सी ज़्यादा मात्रा में है ये तय करेगा कि वो व्यक्ति किस दिशा में जाएगा, है ना। मेरे मतलब हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी समझने का ये तरीका है, आप इसको समझिए। तो जिन लोगों में ये ज़्यादा होता है अक्सर वो लोग नेता बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतः व्यक्तिक बुद्धि, यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट। अब इंट्रा और इंटर में फ़र्क होता है। इंटर हो जाए तो भाई दूसरों की बात हो रही है, इंट्रा हो जाए तो अपनी बात हो रही है। इसी प्रकार से अंतः व्यक्तिक बुद्धि मतलब अपनी बात हो रही है। अब यहाँ पे दूसरों से कि हमारा कैसा संबंध है, हम दूसरों की भावनाओं को समझ पा रहे हैं, वो वाली बात नहीं। यहाँ पे दूसरे लोग नहीं है, यहाँ पे स्वयं की बात हो रही है कि भाई स्वयं की भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो आपने देखा होगा कि अकेले रहना पसंद करते हैं और अकेले ही खुश रहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने ही विचारों में मग्न होते हैं और इतने दार्शनिक होते हैं, मतलब कि उनको अपने बारे में, अपने आप को लेकर के बहुत सजग होते हैं कि भाई उनके मन में क्या चल रहा है, अपने मन को नियंत्रण में रख पाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनको अपने विचारों को नियंत्रण में रख पाते हैं। तो मुख्य रूप से वो अपने विचारों, अपने मन को लेकर के ज़्यादा सोचते हैं और उनमें वो बुद्धि बहुत अधिक होती है। और ऐसे लोग अक्सर आगे चल करके आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं या फिर दार्शनिक बन जाते हैं। तो इसमें अरस्तु जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो बुद्धि है, ये 8वीं बुद्धि जो सॉरी, ये अभी हम पढ़ रहे हैं 7वीं बुद्धि, 6 हम पढ़ चुके हैं, 7वीं है। वैसे तो थ्योरी में ये 8वीं बुद्धि थी, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो इस वीडियो में ये 7वीं बुद्धि है, लेकिन जो थ्योरी थी, ओरिजिनल थ्योरी, उसमें ये 8वीं बुद्धि थी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। चलिए, तो
ये जो बुद्धि है प्राकृतिक बुद्धि, यानी कि इंग्लिश में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जिन लोगों में प्रकृति को लेकर के, प्रकृति को समझना, पर्यावरण को समझना, प्राकृतिक पैटर्न को समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों में प्राकृतिक बुद्धि या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत होती है। अक्सर जो किसान होते हैं वो प्रकृति से जुड़े होते हैं, उनको अपनी ज़मीन, मिट्टी, भूमि सबकी समझ अच्छी होती है, फसलों की समझ अच्छी होती है, किस समय पर क्या उगाना है क्या नहीं उगाना, हर एक पौधों की विशेषताएं उनको पता होती हैं, कभी बीमार पड़ जाएं तो कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना है, ये सब कैसे पता चलता है? वो किसान हैं, वो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, खेतों से जुड़े लोग हैं, आसपास की प्रकृति से जुड़े लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति नहीं, ये इनके पास बुद्धि होती है, प्राकृतिक बुद्धि होती है, इस वजह से ये लोग ऐसे बन पाते हैं। इसके अलावा जो पर्यावरणविद होते हैं, जो पर्यावरण को लेकर के चिंतित होते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, इसी प्रकार से जो जीव विज्ञानी हो गए या वनस्पति शास्त्री हो गए, ये वो लोग हैं जो कि जिनमें प्राकृतिक बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि एक बहुत बड़े जीव विज्ञानी रहे हैं चार्ल्स डार्विन, और इनकी तो थ्योरी भी है ना, थ्योरी ऑफ ओरिजिन, उसमें इन्होंने बहुत कुछ बता रखा है कि कैसे जीव जो हैं वो एक के बाद एक पैदा हुए, उनमें जो गुण थे वो किस प्रकार से आए, किस प्रकार से अलग अलग स्पीसीज बनी। तो ये क्यों बता पाए? क्योंकि ये चार्ल्स डार्विन जो थे ये एक बहुत बड़े जीव विज्ञानी थे और उनमें प्राकृतिक बुद्धि बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आखिरी है, यानी कि 8वीं जो इंटेलिजेंस है ये वो है। अब इसका नाम है स्थानिक बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है इस चीज़ को लेकर के, लोग नहीं समझ पाते इसको। स्थानिक बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस का सीधा संबंध स्पेस से होता है। स्पेस का मतलब यहाँ पे मैं अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेस का मतलब मैं बात कर रहा हूँ स्थान। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए दो अगर गाड़ियाँ खड़ी हैं और तो इनके बीच का जो स्पेस है, मैं उस वाले स्पेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि अक्सर जिन लोगों में स्थानिक बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है वो स्थान संबंध यानी कि स्पेस, मानसिक कल्पना, दिमाग में सोच पाने की क्षमता, उनकी चित्रों को समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे लोग आगे चल के चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार बनते हैं। जैसे एम एफ हुसैन इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, जो कि बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। देखिए एक वास्तुकार, यानी कि जो इंग्लिश में उसको हम बोल सकते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट होते हैं जो कि अक्सर घर वगैरह के डिज़ाइन बनाते हैं, और वो करते क्या है बेसिकली, आप मुझे ये बताइए। वो ये बताते हैं कि भाई अगर कोई घर है, उस घर में हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, एक घर के अंदर कैसे हम मैक्सिमम चीज़ें बना सकते हैं, मतलब कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें कर पाना। ये हर कोई नहीं सोच पाता, आप नहीं सोच सकते, हम नहीं सोच सकते, ये सिर्फ वही व्यक्ति सोच सकते हैं जिनमें स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्पेस को लेकर के उनकी समझ बहुत अच्छी होती है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ऐसे लोग अक्सर बता पाते हैं कि भाई कम जगह में ज़्यादा स्पेस, मतलब कम स्पेस में ज़्यादा उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि सड़कों पे आपने देखा होगा ना कि बाइक चलाते हैं तो कैसे घुमा घुमा के निकालते हैं, ऐसे सांप जैसे चल रहा होता है ना ट्रैफिक के बीच से, वो निकाल ले जाते हैं। तो ऐसा क्यों कर पाते हैं? हर कोई क्यों नहीं कर पाता? हर कोई क्यों डरता है करने से? इसका रीज़न ये है कि उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस ठीक ठाक होती है। इट्स मीन ये है कि अगर मान के चलिए दो कार है यहाँ पे, है ना, और इनके बीच में स्पेस कम है और सामने से भी कोई गाड़ी आ रही है, तो एक बाइक चलाने वाला जिसके अंदर स्थानिक बुद्धि बहुत है, उसको पता होता है कि भाई मैं कितने एंगल पे कितना मोड़ूंगा और कितना स्पेस मुझे चाहिए जिससे कि मैं आसानी से निकल सकता हूँ। मतलब वो सारी समझ पैदा कर लेता है पहले ही, सामने देख करके उसके दिमाग में मानसिक कल्पना पैदा हो जाती है कि भाई मैं कैसे निकाल सकता हूँ, और वो निकाल लेते हैं। वहीं एक व्यक्ति जिसको भाई नहीं पता और वो कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं ठोक देगा गाड़ी को। तो स्थानिक बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत यूज़फुल होती है। एक मूर्तिकार जो होता है वो जब मूर्तियाँ बनाता है तो उसमें भी कल्पना शक्ति बहुत होती है। एक चित्रकार जब चित्र बनाता है तो चित्र में जो एरिया उसको मिला उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाना, ये हर एक की बस की बात नहीं होती। ये एक सिर्फ इन्हीं लोगों की बात होती है जिनमें स्थानिक बुद्धि होती है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि अगर आप कभी भूल जाएं तो आपके दिमाग में वो एग्जाम्पल्स बैठे रहेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपने इतना कुछ पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ सीखे होंगे, और प्रश्न पढ़ के उसका जवाब देना। प्रश्न बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पहला प्रश्न ये है कि हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कब प्रस्तुत की? तो याद करिए शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था, 1975 थी, 1983, 1990 या 2001? हालांकि आंसर आपको बिल्कुल सामने ही दिख रहा है। 1983 में जो इन्होंने द फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो इनकी बुक्स थी,
द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसमें 1983 में सबसे पहली बार 7 प्रकार की बुद्धि बताई। 1995 में जाकर के उन्होंने 8वीं बुद्धि, जिसको हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं, उनको ऐड किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 8वीं बुद्धिमत्ता कौन सी है? बहुत ही सिंपल प्रश्न था, है संगीतात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता या अंतर व्यक्तिक बुद्धिमत्ता। तो हमने देखा प्राकृतिक बुद्धि जो थी वो 8वीं बुद्धि जोड़ी गई थी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। अगला प्रश्न है, भाषा और शब्दों के साथ काम करने की क्षमता किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है? किस प्रकार की इंटेलिजेंस है, ये आपको बताना है। तो भाषा और शब्दों के साथ अगर कोई काम कर पा रहा है तो आप समझ गए होंगे कि भाषाई बुद्धिमत्ता है, तार्किक गणितीय है, शारीरिक गतिज है, स्थानिक है, क्या है? तो इसका सही जवाब है भाषाई बुद्धिमत्ता है, क्योंकि भाषाई बुद्धिमत्ता में ही भाषा और शब्दों के साथ अच्छा काम कर पाता है। तार्किक गणितीय तो वैज्ञानिक और जो हमने गणितज्ञ पढ़ा था वो लोग होते हैं जो कि कैलकुलेशन कर पाना मैथ के या लॉजिकल सोच, तार्किक रूप से सोच पाना, वो कर पाते हैं। शारीरिक गतिज में तो हमने देखा था ना, खिलाड़ी आते हैं, नर्तक आते हैं जिनका अपने शरीर पर अच्छा कंट्रोल होता है, हाथ और आँख का समन्वय बहुत अच्छा होता है। और स्थानिक यानी कि जिसका संबंध स्थान, स्पेस से था, कि भाई कैसे हम कम स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। जो लोग आर्किटेक्ट होते हैं, जो लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, चित्रकार होते हैं, वो लोग इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा इसका सही जवाब है भाषाई बुद्धिमत्ता। और इसी के साथ हमने आज हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी कंप्लीट कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पूरे वीडियो को अगर देखा है, ध्यान से समझा है, तो ये थ्योरी आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन हाँ, फिर भी हम चाहते हैं कि आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि और क्या सुधार की ज़रूरत है। खैर, जैसे कि मैंने आपको कहा था शुरू में भी, फिर से कह रहा हूँ कि इस लेक्चर की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन करना है और इस PDF को डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख लेना है। फ्यूचर में कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वीडियो मत देखिए, उस बस PDF को पढ़ लीजिए, उसी से आपका काम चल जाएगा, रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले फिर से एक बार आपसे भी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।